हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है क्लैट एग्ज़ाम के लिए। तो जो लोग भी क्लैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट 2021 के लिए या आगे भी क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बता दिया जाए कि अनअकैडमी की तरफ से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है NLU स्टालवर्ट्स बैच। इस NLU स्टालवर्ट्स बैच में जो है सबसे ख़ास बात कि वो लोग पढ़ाएंगे आपको क्लासेस, वो लोग लेंगे जो कि प्रीवियसली सिलेक्टेड हैं, यानी कि जिनको ऑलरेडी जो NLU से पढ़ चुके हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, वो आपको क्लासेस देंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, और वो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी क्लियर करेंगे और अपनी क्लासेस लेंगे। तो आपको भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उनसे डायरेक्टली पूछ पाओगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वही आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और सारी आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लासेस में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, सब आपकी दूर करेंगे। ये जो बैचेस हैं ये 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 19 दिसंबर से आपके बैच शुरू हो रहे हैं और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप लोग उनसे सीखोगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो ये जो आपके लेसन्स होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, बाइलिंगुअल होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर बात की जाए कि अगर अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अनअकैडमी बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डाउट का तुरंत जो है सोल्यूशन पाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए, भेजिए और आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी उस डाउट पे। सो दिस इज़ रियली बेस्ट फॉर ऑल द लर्नर्स जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए सीरियसली होके, तो उनको ये बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अनअकैडमी का। और सबसे खास बात कि आपको अनअकैडमी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना कोई भी बैच जो है वो चूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सब्सक्रिप्शन जब भी बाय करते हो तो आप किसी भी, चाहे 1 मंथ का बाय कीजिए, 3 मंथ का बाय कीजिए, 6 मंथ का बाय कीजिए, 12 मंथ का, 24 मंथ का। लेकिन होता क्या है गाइस कि 12 मंथ और 24 मंथ में आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। सो दिस इज़ रियली गुड। अगर आप 12 मंथ और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है, अफोर्डेबल है और आपके डाउट क्लियरेंस के लिए भी बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन क्लासेस में कई बार लोग अपने डाउट रेज नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी जो है उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आगे वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। सो अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आप जल्दी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट मत कीजिए, बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे क्या आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, आपको करना क्या है कि आपको क्लैट के कैटेगरी में जाके, अनअकैडमी में क्लैट की कैटेगरी में जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है बाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की हम अपने वीडियो में जो हम अपनी NTPC की सीरीज़ लेके चल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द UNHCR से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म पूछा है। तो UNHCR से क्या तात्पर्य? ऑप्शन देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रेफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, या फिर फोर्थ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर रेफ्यूजी। तो जो UNHCR है इसका फुल फॉर्म एब्रीविएशन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ठीक है। इसकी कब स्थापित हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। स्थापना हुई थी 1949 में। और हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। UNHCR एब्रीविएशन फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। स्थापित कब हुआ? 1949 में। और मुख्यालय इसका कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ओजस गिल सलाडो, माउंट वेसुवियस, टैमू मैसिक या मोनाकी। तो बोला है कि अपने पद और आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो हमारा आंसर हो जाएगा टैमू मैसिक। ये सारे क्वेश्चन जो हम क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं उसमें सारे आए क्वेश्चन हैं, कुछ आपको इजी लग सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं, या कुछ हो सकता है कि उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हो कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही, साथ ही साथ उससे रिलेटेड और चीज़ें 2-3 क्रॉस क्वेश्चन जैसे बनते हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैमू मैसिक। ये पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक महासागर में पैसिफिक महासागर में स्थित टैमू मैसिक जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसके पहले ये स्थान, अभी तो ये इसको दिया गया, इसके पहले पूछा जाए कि अब जैसे सेकंड हो गया वो, तो वो किसको था? तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ जो ज्वालामुखी था पहले, उसको ये स्थान प्राप्त था सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो अब किसको होगा? टैमू मैसिक। तो सेकंड अगर मान लीजिए पूछा जाए तो हो जाएगा अमेरिका के हवाई द्वीप में मोना लोआ जो ज्वालामुखी है वो अब सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि ये पहले हो रहा था, पर अब कौन सा हो गया? टैमू मैसिक। आगे चलते हैं। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? घुलनशील ऑक्सीजन, ये तो इजी है। घुलनशील फ्लोरीन, मीथेन या फिर कैल्शियम। तो समुद्री जीवन के स्वास्थ्य के लिए बोला तो ऑब्वियस है किसको देखेंगे? घुलनशील ऑक्सीजन जो भी लेवल या सारी चीज़ें उसको मेजर किया जाएगा, उसकी मात्रा देखी जाएगी समुद्री जीव के स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए। आगे, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है ज़ेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन। स्ट्रेंजर गैस की बात करिए तो स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है? ज़ेनॉन को कहते हैं। ठीक, इसे ये नाम स्ट्रेंजर गैस इसको क्यों दिया गया है? ये ग्रीक शब्द जिनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंजर। तो इसलिए स्ट्रेंजर गैस किसको? ज़ेनॉन को कहते हैं, ज़ेनॉन को। ये पृथ्वी के वायुमंडल में ये एक ऐसी कैसी रंगीन सघन और गंधहीन, ये कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक, तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? ज़ेनॉन को। आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई में है जो मीनाक्षी मंदिर वो स्थित है। ये मंदिर किसको समर्पित है? तो पार्वती जी को, जिनको मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है, बोलते हैं। तो पार्वती और शिव जी को समर्पित है। ठीक, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है।
क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योटो जो प्रोटोकॉल है इसी से ये संधि बनी थी। अभी हम इसको आगे थोड़ी देखेंगे। तो पूछा है कि सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ऑप्शन है दिसंबर 1994, दिसंबर 1997, दिसंबर 2000 या दिसंबर 2004। तो इसको आंसर दिसंबर 1997 में हुआ था। थोड़ी देख लेते हैं। ये जो है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसके बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल की संधि थी वो शुरुआत हुई थी। तो थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं उससे रिलेटेड। क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, किस पर्पस से? जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक। तो क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल अगर आता है तो किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, मेन कॉज क्या? ग्लोबल वार्मिंग से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्योंकि काफ़ी हार्मफुल है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए, तो उसको कम करने के लिए यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस बोली हैं, हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में, जैसे इससे ये तो पूछा गया कि सम्मेलन का जो आयोजन कब किया गया था। अगर क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी जो संधि है यानी जो प्रोटोकॉल हुआ था उसका क्वेश्चन आ जाए कहाँ पे था, तो क्योटो जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 1997 को अपनाया गया था और लागू कब से हुआ? तो 2005, 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। अभी वर्तमान में 192 पार्टी इस प्रोटोकॉल में शामिल है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बस ये है कि कब अपनाया गया, फिर लागू कब किया गया। तो अपनाया गया 1997 में, उद्घाटन हुआ, लागू हुआ 2005 से। और क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिसंबर 1997। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या एक दूसरे से पृथक करता है जो 150 किलोमीटर चौड़ा है? जैसे पूछे जाते हैं कि कौन से डिग्री चैनल्स पूछे जाते हैं कि कौन से चैनल्स किन दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि अंडमान निकोबार, तो उसको कौन बे ऑफ बंगाल से इसको पृथक किया जाता है। तो कौन सा चैनल है? कार्डिफ चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या फिर मोजाम्बिक चैनल। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वहाँ बे ऑफ बंगाल से पृथक करता है। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले काफ़ी बार आ चुका है इससे रिलेटेड। 10 डिग्री चैनल। आगे, लोसूंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? लोसूंग उत्सव पूछा है। नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो किस राज्य में? सिक्किम राज्य में ये होता है। ये उनका एक नववर्ष त्यौहार होता है सिक्किम में। ये फसल कटने से की जो ऋतु होती है उसकी समाप्ति में मनाया जाता है ये लोसूंग उत्सव सिक्किम में, ठीक। ये हर वर्ष प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है। दिसंबर मंथ में प्रतिवर्ष। तो लोसूंग उत्सव कहाँ का है? सिक्किम राज्य का। आगे, निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब घटित होता है? पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के कांच से होकर हीरे में से गुजरने पर, मतलब जो लाइट है वो कांच से होकर हीरे से गुजरने पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या हीरे से होकर वायु में, मतलब डायमंड या उसके ऑब्जेक्ट से होकर फिर एयर में, प्रकाश से वायु से होकर
जल में से गुजरने पर या फिर प्रकाश के वायु से होकर कांच में से गुजरने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, प्रकाश के हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर। इसके कारण TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या प्रतिबिंब होता है। याद रखिएगा, हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर। नेक्स्ट है HAL द्वारा मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है, कौन सा था? ऑप्शन है HF-25 MKI, HD-2, HD-3 MKI या HF-8। कौन सा था? HD-2, हिंदुस्तान HD-2 ऐसे करके बोलते थे इसको। HAL द्वारा था हिंदुस्तान HD-2। तो ये जो HAL द्वारा ये डिज़ाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान है। कब डिज़ाइन किया गया था? 1953 में डिज़ाइन किया गया था। डिजाइंड इन 1953। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? HD-2, हिंदुस्तान HD-2 करके भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, भारत में पहली बार GSLV का इस्तेमाल कब किया गया था? GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। ये इसरो का एक लाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV। तो यही पूछा है कि ये कब इस्तेमाल पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार ये 2000 में इस्तेमाल किया गया था। ठीक, फुल फॉर्म GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे GSLV PSLV होते वैसे ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा हरिकेन शायद आप लोग को पता होगा ये। ऑप्शन है मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल या विजेंद्र सिंह। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन? कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव प्रसिद्ध है। ठीक, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। आगे, डेयरियों में दूध से क्रीम को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? निस्तारण यानी डिकैंटेशन, आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन या क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। तो जो दूध से क्रीम को अलग किया जाता है डेयरीज में, उस प्रक्रिया को पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया, क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यानी अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, और अन्य चीज़ें क्या एग्जाम्पल है किस और क्या चीज़ों को इस तकनीक प्रक्रिया से किया जाता है? तो मक्खन शुद्धिकरण के लिए मक्खन शुद्धिकरण या दूध से मट्ठा निकालने के लिए या फिर दूध में जो और कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं उनको अलग करने के लिए। ठीक, और एक तो मैं ये पढ़ा कि दूध से क्रीम निकालने के लिए तो कौन सी प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, आंशिक आसवन जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी दो मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हमारे पास कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या क्लोरोफिल। तो जो पौधों में जो लाल, बैगनी या लाल कलर के फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है उसके कारण होते हैं, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक, आगे, किस व्यक्ति को सामान्यतः गुरुदेव नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो ऑप्शन है राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी।
तो किसको गुरुदेव नाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव नाम से जाना जाता है। इनको ये उपाधि किसने दी थी गुरुदेव की? तो महात्मा गांधी जी ने इनको ये उपाधि दी थी। महात्मा गांधी द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो पहले ऐसे थे जिनको साहित्य के उसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरी चीज़, ये ऐसे पहले रचयिता रहे जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान को एक साथ रचित किया। ये ऐसे पहले व्यक्ति रहे। तो किसको किसको? एक तो भारत का ही इन्होंने रचित किया था राष्ट्रगान, ठीक, जनगण मन, और दूसरा बांग्लादेश का इन्होंने रचित किया था राष्ट्रीय गान। अमार सोनार बांग्ला। तो किसको किन्हें गुरुदेव नाम से जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इनको यह उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और इन्होंने महात्मा गांधी जी को किस नाम से या किस उपाधि, क्या उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर में। और उन्हें दो देशों के साथ ही ऐसे पहले व्यक्ति रहे, पर्सन थे जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान रचित किए थे। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें भी कवर किए जो हम सीरीज़ अपनी कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। आई होप आपको ये इससे हेल्प मिलेगी। और तो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।